दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। पर डे 6 बजे पॉलिटी की क्लास यूट्यूब चैनल पर आ रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन जो भी वीडियो आ रही है उनको शेयर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप मुझे मोटिवेशन प्रदान करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ पर डे नई वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकूं। राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज में आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, आप अच्छे से पढ़ें। रीट 2017 LA2 में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। जो भारत का राष्ट्रपति है उसको सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80? ऑप्शन नंबर ई। 5 विकल्प आपके सामने हैं। देखो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो उसको क्या देगी भाई, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। क्लियर भाई। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 78। इसमें है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करेगा, मतलब एक सेतु का काम करता है। यह कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 79 हमने कल पढ़ा था। अनुच्छेद 79 रिलेटेड है संसद के गठन से। किससे भाई? संसद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 79। और संसद में कितने भाई? 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होगा और ये प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 80, राज्यसभा के गठन से संबंधित है। क्या है भाई? राज्यसभा के गठन से है अनुच्छेद 80। अब आपको एक प्रश्न से 4 आर्टिकल क्लियर हो गए। 74 जो है वो मंत्री परिषद का प्रावधान करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रश्न में जो जो कंटेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि भाई ये बताना इंपॉर्टेंट है, उसको पूरे को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आपने डिटेल्स वीडियो नहीं पढ़ी है राष्ट्रपति वाली, तो आप केवल एमसीक्यू की क्लास ले लें और 100% आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चले अगले प्रश्न पर। और भाई देखो, लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई ये जो वीडियो पर डे यूट्यूब पर आ रही हैं, इन वीडियोज को आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा शेयर किया करें ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट और हो जाऊं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लेकर आऊं। इसमें आप कंजूसी मत किया करो, है ना। रीट 2017 L2 का ही प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, इनमें से आपको बताना है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, भारत की संसद, राज्य की विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। एक एक जो आपका ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से एग्जामिनर आपका प्रश्न गलत करवा सकता है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद पढ़ते हो आप, और अनुच्छेद है 54।
आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इसका वर्णन है। कौन भाग लेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, अर्थात आपको ऑप्शन में मनोनीत मिले या सभी सदस्य मिले तो वो ऑप्शन आपको देखते ही गलत कर देना है कि ये तो है ही नहीं। इस प्रश्न को एग्जामिनर एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन दे देगा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सभी सदस्य आ जाए और मनोनीत सदस्य आ जाए, ये तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो देखो, पहला अगर आप पढ़ोगे तो केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, केवल, इसलिए ये गलत हो गया। अब चले लोकसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत है क्योंकि निर्वाचित भाग नहीं लेते। इसके बाद पढ़े भारत की संसद, राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये तो लेते हैं भाई भाग, लेकिन यही नहीं लेते हैं, और भी लेते हैं। कौन लेते हैं? तो इसमें आपको ऐड करना है दिल्ली और पांडिचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके भी मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर है, निर्वाचित सदस्य है, वो ही भाग लेते हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन होगा 70वां, जो कि 1992 में हुआ, और इसके बाद से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्टेड जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले संसद के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, और 2 आपके संघ शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पांडिचेरी, इनके निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक भी प्रश्न आपका बस आप अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई डाउट आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये वीडियो आपको जब भी मिले, मेरा प्रॉमिस है, अगर मुझे कमेंट आएगा ना, मैं 100% स्टूडेंट को रिप्लाई देता हूं पर्सनली। क्लियर? तो आप अगर किसी प्रकार का डाउट भी लगता है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। अगला प्रश्न आप देखें, यदि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह, या ऑप्शन नंबर ई? सबसे पहले थोड़ी सी आपातकाल पे चर्चा कर ली जाए। आपातकाल जैसे ही आपको एक शब्द सुनने को मिलता है ना, आपको 3 आर्टिकल याद आने चाहिए, एक 352, 356 और 360। यही 3 आर्टिकल हैं और अच्छे से आप पढ़ के भी जाते हो। 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, क्लियर, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 कहता है राज्यों में आपातकाल। क्या कहता है? राज्यों में आपातकाल। 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की। और एक अच्छा प्रश्न बन सकता है सुमेलित करवाने वाला यहीं से। तो तीनों आपातकाल वाले जो आर्टिकल हैं ये तो 3 हैं। अब किसकी बात करता है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352। 352 एक तो सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, इन 2 के आधार पर राष्ट्रपति लगाएगा। बाह्य आक्रमण हो जाए और सशस्त्र विद्रोह हो जाए, और जैसे ही आपातकाल लगा तो कितने माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। देखो, शुरू में जब भी ये आपातकाल लगेगा ना, तो ये 6 माह के लिए लगेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह के बाद आपको पता है संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर कितना होता है भाई? तो अधिकतम अंतर होता है 6 माह। 6 माह के बाद
इसको आप अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हो, है ना। देखो 352 के तहत अगर आपातकाल लगता है तो उसकी अधिकतम सीमा अनिश्चित काल है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगे ना, इसकी अधिकतम सीमा है 3 वर्ष। दोनों भी डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब बात कर लें, अब देखिए ये जो है ना, आपने पढ़ा 25 जून 1975 एक डेट याद आ रही है। इस डेट को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया और आपातकाल के बाद एक अमेंडमेंट हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 1978 से पहले ये जो अवधि हुआ करती थी ये 2 माह की थी कि आपको संसद के द्वारा 2 माह के बाद राष्ट्रपति ने 352 का प्रयोग किया और आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगने के 2 माह तक आपातकाल लगा रहेगा। 2 माह के बाद संसद का अनुमोदन होगा तो आपातकाल की अवधि बढ़ेगी। तो ये 1978 से पहले तो था 2 माह, लेकिन वर्तमान कंडीशन क्या है? वर्तमान कंडीशन है 1 माह के भीतर आपको अनुमोदन कराना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। आपको 4 राष्ट्रपतियों के नाम दे रखे हैं और आपको इनका क्रम बताना है कि कौन से क्रम पर कौन सा राष्ट्रपति था, मतलब सीरियल कौन सा है। अब देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप भली भांति जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, इसका मतलब क्रम संख्या 2 पहले पर आएगा। अब चलते हैं विकल्प में, यहां 2, यहां 2, यहां 2 और ये बिल्कुल ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। अब चलते हैं अगला, इसके बाद आपको पता है दूसरे राष्ट्रपति कौन रहते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपके दूसरे राष्ट्रपति हैं। क्लियर भाई? और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। और एक आपको यह भी बताना है कि केवल यही थे 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले या कोई और भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, इसके बाद क्रम चलेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो 2-1 इसमें है, 2-1 इसमें है। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब चले इस पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यस डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके बाद बनेंगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपको पता है पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हुई है तो वो कौन से राष्ट्रपति हैं? वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक इनके बारे में और एक बात आती है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्रम याद हो गया। पहले राष्ट्रपति और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किनका है? तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो राष्ट्रपति पद पर रहे ना, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जो दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व निम्न में से किसकी शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कर्तव्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अब विकल्प दे रखे केवल 1 और 2, 2 और 3, 1-3, 1-2-3 सभी, या ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर मैं भारत के राष्ट्रपति की शपथ की बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 संबंधित किससे है? राष्ट्रपति की शपथ से। 3 पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल में है। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करूं, अनुच्छेद 69। अगर मैं राज्यपाल की शपथ की बात करूं तो राज्यपाल की शपथ का है
अनुच्छेद 159। क्लियर भाई, ये आपका अनुच्छेद 159। ये तो हुई शपथ की बात। एक भारतीय संविधान की अनुसूची है, और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 3। इसमें आपको मिलता है शपथ। जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है, लेकिन 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। क्लियर? अब चले भाई, राज्यपाल राष्ट्रपति, चलो शपथ तो है अनुच्छेद 60 में, लेकिन किसकी शपथ है? पहला विकल्प ये सही है, पहला ऑप्शन, कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति अपने पद का कर्तव्य का पालन करेगा, ये है। संविधान और विधि का परिरक्षण, यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द दे देगा और एक चौथा अलग दे देगा, संवर्धन दे देगा संरक्षण की जगह, और आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की राष्ट्रपति की शपथ में, अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति की शपथ है, उनमें निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द हैं। अच्छा प्रश्न बनता है। और भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं। अगला आप देखें, निम्न में से किसने राष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्णकांत, बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ई अच्छा प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति पद की पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो आपको पता है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, ये भी आपको पता है। ये आपको पता है संविधान सभा के स्थायी सभापति भी थे। ये 3 बातें आपको इनके बारे में रखनी है याद। तो ये तो थे कृष्णकांत जी। बीबी गिरी की बात करें तो बीबी गिरी आपके पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, है ना? क्योंकि जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की 3 मई 1969 को पद पर रहते हुए निधन होगा ना, तो ये उपराष्ट्रपति थे। और आपको पता है जैसे ही राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो उपराष्ट्रपति। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे बीबी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध निर्वाचित अगर हुए हैं राष्ट्रपति तो वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। डॉक्टर कृष्णकांत ये भाई उपराष्ट्रपति रहे हैं 10वें नंबर के। कौन सा क्रम? 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे थे, राष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत में कौन राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह जी थे, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद? देखिए, इस प्रश्न में आपको पता है एक डेट 25 जून 1975 RAS प्री एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा है। इस डेट को पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भाई 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की ना इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रपति ने, इंदिरा गांधी पीएम थी और इंदिरा जी के कार्यकाल में ही फखरुद्दीन अली अहमद, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद पर थे और इन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, सीटी में पूछा है आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात आपको असत्य कथन छांटना है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू रहा है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति के आधार पर लाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। क्लियर? यस जी। देखिए, एक एक कथन को आप पढ़ें एक बार, और अच्छे प्रश्नों का समावेश है। अच्छे प्रश्न है। एक ही प्रश्न में एग्जामिनर आपसे सारे के सारा जो डेटा है ना, सारे के सारे फैक्ट को पूछना चाह रहा है। आपकी तैयारी का लेवल जांचना चाह रहा है कि आप केवल फैक्ट पढ़ के आ गए हो या पूरा पढ़ा है। ऐसे प्रश्न जब भी एग्जामिनर पूछता है ना, तो वो चाहता है कि आपके एग्जाम का लेवल, जो आप तैयारी का लेवल है ना, वो किस तरह का है।
और ऐसे प्रश्न पूछकर एग्जामिनर आपसे प्रश्न गलत करवाना चाहता है कि आप लुटिया डुबो अपनी, और जबरदस्ती आप इसमें कोई ना कोई ऑप्शन टिक करेंगे और माइनस मार्किंग हो जाएगी। एक एक फैक्ट, एक एक प्रश्न में आप अच्छे से पढ़ें। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा, ये तो सत्य कथन है। 1967, 1977, 1980 और 1992, ये 4 बार राजस्थान में आपातकाल लगा है, सत्य कथन है। आपको असत्य बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगेगा, वो अधिकतम कब तक लग सकता है, तो वो अधिकतम लगेगा 3 वर्षों तक, तो ये भी सही है। बात करें अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब भी राष्ट्रपति घोषणा करेगा ना, तो लिखित सहमति होगी, ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होगा, और इसमें सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाएगा, और एक शब्द आता है आंतरिक अशांति। कौन सा आता है? आंतरिक अशांति जो शब्द है ना, उसको हटाया जाएगा और एक नया शब्द जोड़ा जाएगा, अर्थात इससे पहले आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होगा, 42वां नहीं होगा, गलत कथन होगा, ऑप्शन नंबर डी। मात्र यहां से आपने देख लो गलत करवा दिया एग्जामिनर ने आपसे, मात्र एक 42 की जगह 44 की जगह 42 रख दिया, और आपको लगा हाँ ठीक होगा, सभी की सभी, अगर वो इसमें ऑप्शन दे देता उपयुक्त सभी, तो आप क्या करके आ जाते, आपके सभी के सभी कथन सही है यार, एग्जामिनर ने गलत पूछ लिया प्रश्न। लेकिन एक एक शब्द को आप अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यस। निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अपने पद से त्यागपत्र दिया गया था? कहने का तात्पर्य यह है कि वो कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पर थे पद पर, और उन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वाचन लड़ना था, चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर ए। देखिए बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। क्या है भाई? मतलब सॉरी, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, एकमात्र नहीं, पहले, और सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन होगा। और आपको पता है, जैसे ही किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इनकी डेथ होती है 3 मई 1969 को। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं बीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी, जो उपराष्ट्रपति थे, और अब किसके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? ये बन जाएंगे भाई प्रेसिडेंट, बन गए। और जैसे ये प्रेसिडेंट बने, इन्होंने 20 जुलाई 1969 तक कार्य किया, और इसके बाद इन्होंने पद पर रहते हुए पद से, अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और भारतीय इतिहास में अब तक पहली बार ऐसी घटना आएगी जब भारत में ना राष्ट्रपति रहेगा और ना उपराष्ट्रपति रहेगा, और तुरंत प्रभाव से संसद एक नियम लेकर आएगी, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संशोधन अधिनियम 1969, क्योंकि ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, और पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन? अब मुझे आप बताएंगे कि पहली बार कौन बनेंगे जो राष्ट्रपति नहीं रहा, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, तब पहली बार कौन ऐसे थे जो उस समय तत्कालीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वो राष्ट्रपति बनेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति थे और अपने पद से त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अगला प्रश्न आप देखें, भारत के 15वें राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबंध निम्न में से कौन सी जनजाति से है? संथाल, खासी, कोरबा या गोंडा? ऑप्शन नंबर ई। देखिए एक अच्छा प्रश्न बनता है द्रौपदी मुर्मू से। पहला तो बनेगा कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें क्रम है। कौन सा है भाई? 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। अगर मैं महिलाओं में बात करूं तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी है? पहली महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर? अब देखिए 25 जुलाई 2022 को ये भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेती हैं। आपका प्रश्न क्या है? कौन सी जनजाति से है? संथाल या संथाली जनजाति से इनका संबंध है और ये बेसिकली ओडिशा की हैं। कहां की है? ओडिशा की हैं। और इससे पहले ये झारखंड की क्या रह चुकी हैं? राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इतना सारा डेटा आपको द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखना है। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनेंगी और ओडिशा से बेसिकली संबंध है, जन्म ओडिशा का है। झारखंड की पहले राज्यपाल भी रही हैं। महिलाओं में क्रम की बात करें दूसरा क्रम है और शुरू से अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध है संथाल जनजाति से। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सही कूट के माध्यम से आपको उत्तर का चयन करना है। पहला पढ़े आप, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच के लिए आयोग नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 4 आपको कथन दे रखे, अब आपको बताना है कौन सा सही है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4 सभी। देखिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 16 का 4 और अनुच्छेद 16 4 में स्पष्ट रूप से है कि यदि आपका सामाजिक कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिसका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए। और पहली बार आपको पता है काका कालेलकर आयोग का गठन भी होता है। काका कालेलकर आयोग 1953 में है ना। और इसके बाद आपको पता है एक आयोग और है बीपी मंडल, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, और इसी ने ओबीसी में 27% रिजर्वेशन की बात की थी। ये मंडल आयोग है और ये मंडल आयोग काका कालेलकर आयोग इनका गठन किया अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी ने। दूसरा कथन, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? अच्छा प्रश्न बनता है। 12 सदस्यों को, ये भी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का सब क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। 239 के अंतर्गत जो हमारे यूटी हैं, उन यूटीओं का जो प्रशासन है केंद्र शासित प्रदेशों का, वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वहां पर नियुक्ति की जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की, है ना। इसके बाद यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई हैं? 71 में, 72 में, 73 में, और सॉरी इसको आप 74 कर लो या 75 कर लो, या ऑप्शन नंबर ए। देखिए सीधा सा प्रश्न है, क्षमादान की जब भी बात होगी ना तो वो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद है 72। कौन सा है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में महिला अभ्यर्थियों के संबंध में असत कथन को छांटिए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। एक एक बात को अच्छे से पढ़ें आप, असत कथन छांटना है आपको। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित लड़ने वाली प्रथम महिला श्रीमती कृष्णा कुमारी चटर्जी थी। राष्ट्रपति पद पर अब तक निर्वाचन लड़ने वाली कुल 7 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने भारत के 16वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, या ऑप्शन नंबर ए। मैं बार बार कहता हूं, एक एक जो वो है ना शब्द आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ एग्जामिनर ने बहुत अच्छे कथन दिए हैं आपको। पहला कथन आप पढ़ें तो पहला कथन देखेंगे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये तो सत्य कथन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। अब तक कितनी महिला? अब तक 2 महिला, जिनमें पहली तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो ये तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें, राष्ट्रपति पद पर अगर निर्वाचन की बात करें, देखो लड़ी है, चुनाव लड़ा था, जीती नहीं थी, तो पहली जो थी वो थी श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी, ये भी सत्य कथन है। और अब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुल महिलाएं जिन्होंने निर्वाचन लड़ा है उनकी संख्या है 7, ये भी सत्य कथन है। बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला, यहां तक ये कथन सही है साहब, क्योंकि दूसरी महिला तो है, लेकिन इन्होंने भारत के 16वीं नहीं 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का असत्य कथन से राइट आंसर होगा। देखिए, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या ऑप्शन नंबर ए? बताएं। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त है, अभी हमने पढ़ा भाई राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, ये बात तो सही है। अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं, यही तो प्रश्न है। अब ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? क्लियर? ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऐसे प्रश्न में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे सर ये लाइन क्यों दी? राष्ट्रपति का पद रिक्त है और आप कह रहे हो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, तो देखो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा भाई? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब प्रश्न है कि ये जो राष्ट्रपति है ये तो रिक्त है, ठीक है मान लिया, और ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये बन गए राष्ट्रपति। अब किसको देंगे? तो अब भी भाई राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि त्याग पत्र हमेशा किसको दिया जाता है? पद को दिया जाता है। और हमने क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, तो बेसिकली वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के पद त्याग के समय यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा? अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया भाई। देखो राष्ट्रपति के पद त्याग के समय राष्ट्रपति ने पद त्यागा। अब बात करते हैं थोड़ी सी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किन्हीं कारणों से पद त्याग हो गया, त्याग पत्र दे दिया, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई या महाभियोग लग गया, लेकिन पद हो गया रिक्त। और ऐसी घटना 3 मई 1969 को पहली बार आई। अब आपको पता है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद त्याग होगा किन्हीं कारणों से, और उपराष्ट्रपति कौन है? बीबी गिरी। बीबी गिरी ने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इस पद पर काम किया। कर लिया भाई। इन्होंने क्या किया? 20 जुलाई 1969 को त्याग पत्र दे दिया, अर्थात राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु हो गई। जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो दोनों पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। यही प्रश्न कर रहा है।
राष्ट्रपति का पद त्याग है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और पहली बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो मैंने आपको अभी कमेंट करने के लिए बताया था ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला आप पढ़िए, सुमेलित करना है आपको। एक साइड आर्टिकल दे रखे हैं, एक साइड उन आर्टिकलों में वर्णित प्रावधान दे रखे हैं। 52 में क्या है, 53 में क्या है, 60 में क्या है और 61 में क्या है, और इसके बाद आपको इनसे मिलान करना है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात पहले का डी से। 53 की बात करूं मैं तो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये कहता है 53। 60 में है राष्ट्रपति की शपथ और 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब आप मिलान करें, पहले का मिलान आपको करना है डी से। पहले का डी कहां है, इसमें तो नहीं है, गलत, पहले का डी ठीक है। 53 का सी से, दूसरे का बी, ये गलत, ये सी चलो ठीक है। 60 का ए से, तो 60 मतलब 3 का ए, 3 का बी, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहे हैं ना प्रश्न भाई? कमेंट करके जरूर मुझे आप बता देना कि आपको जो प्रश्न है वो कैसे लगे, जरूर आप मुझे बताएं। यस, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए, एकमात्र हैं। क्या है? एकमात्र है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इस प्रश्न को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में किनका है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और ये आपको पता है संविधान सभा के स्थायी सभापति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना सारा डेटा आप राजेंद्र प्रसाद जी से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला पढ़िए भाई, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है, महाभियोग की प्रक्रिया की पहल निम्न में से कहां की जा सकती है? देखो, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, यही तो है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल वर्णित करता है? अनुच्छेद 61। अब आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, तो क्या करना है? कौन से सदन में पहली बार प्रस्ताव आएगा? राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय हटाएगा? या ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं हटाएगा भाई, कहीं नहीं लाएंगे। देखो, जब जब राष्ट्रपति की बात होगी ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये जो प्रक्रिया है बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आपने पढ़ी है। अब जब ये राज्यसभा का सभापति है, तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग के द्वारा, आप संसद के किसी भी सदन में, मतलब राज्यसभा में ला सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो। लेकिन अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो पहली बार अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो वो कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा, उनको हटाने का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात असत्य कथन आपको छांटना है। आप असत्य कथन बताएंगे। देखो, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, सत्य कथन है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर लेख अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, ये तो सही है क्योंकि महाभियोग के द्वारा हटता है, और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है।
राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये भी सही है, क्योंकि देखो सामान्यतः उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष पद ग्रहण की तारीख से, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति के इलेक्शन होने में क्या हो रही है, डिले हो रहा है, तो वह कब तक रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति रहेगा। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, और गलत क्यों है, क्योंकि ये अपना पद त्याग मतलब त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, ना कि सीजीआई को, जबकि यहां क्या लिखा है सीजीआई को देगा। नहीं, ये तो गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। निम्न में से कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने के दौरान, संसद की सत्र के दौरान कुछ निर्धारित विषयों पर, केवल संघ सूची में निहित विषयों पर, या उक्त तीनों में से किसी भी परिस्थिति में नहीं। देखिए अध्यादेश भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, और अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है, और वो कब है, जब संसद सत्र में नहीं हो, अर्थात संसद के दोनों सदनों के अगर सत्र में नहीं होने के दौरान ऑप्शन नंबर ए अध्यादेश जारी किया जाएगा, और अध्यादेश जारी होने के बाद जैसे ही, कब तक वैलिड रहेगा, 6 माह, क्योंकि 6 माह से ज्यादा 2 सत्रों के मध्य अंतर होता नहीं। जैसे ही 6 माह हो जाएंगे, 6 माह से पहले भी हो सकता है संसद का कोई सत्र आयोजित होगा, और संसद के सत्र आयोजित होने के बाद 6 सप्ताह तक ये जो अध्यादेश है इसको आपको कानून बनाना पड़ेगा, और अगर 6 सप्ताह तक इसको पारित नहीं किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। देखो मैं बताऊं अध्यादेश की क्या होती है। जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तुरंत प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा और अध्यादेश जारी कर देगा। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र जैसे ही अस्तित्व में आएगा, अस्तित्व में आने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या करवाना पड़ेगा, जो भी कानून था, अध्यादेश था, उसको यदि आवश्यकता है तो उसको संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। और ये शक्ति अध्यादेश की राज्यपाल को है। राज्यपाल को भी यदि राज्य में अध्यादेश जारी करना हो तो वो अनुच्छेद 213। अगला यस, ये थे आज की क्लास के कुछ प्रश्न जो राष्ट्रपति से रिलेटेड थे। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। आपसे आशा रहेगी मेरी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और मुझे मोटिवेशन प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रहेंगे, उससे पहले एक डिटेल्स वीडियो रहेगी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक एक टॉपिक क्लियर करवाने का मेरा प्रयास है। एक बार पुनः सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।